वन गाइस, हम लोग कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री की जो एक सीरीज चला रहे हैं उसमें पहले टॉपिक के रूप में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के विभाजन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। लगभग 5 से 6 पार्ट में वो टॉपिक कंप्लीट हुआ था। गाइस, दूसरे टॉपिक के रूप में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 पार्ट में ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा और इसके बाद ये उम्मीद करते हैं आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें ये टॉपिक आ रहा है उसमें लगभग सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, चाहे वो यूपीपीएससी से आने वाला अपकमिंग आर ओ यूपीपीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी से कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो या कोई सा भी आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ मेंशन्ड एज अ टॉपिक। यह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो या आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की एक सीरीज हो सकती है। 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होगा। वीडियो की लेंथ छोटी होगी और सभी पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप सभी पॉइंट्स को या तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप जुड़कर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो आपके वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करने का इंतज़ार रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत अध्ययन के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे पहले हम लोग भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रमुख नगर व उनसे प्राप्त सामग्रियाँ क्या क्या थी, सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, नगर नियोजन, समाज, व्यापार और अर्थव्यवस्था, और आखिरी पॉइंट है लिपि। वहाँ से प्राप्त मोहरों पे किस प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ था या जो भी साक्ष्य मिले हैं। और सबसे आखिर में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पन सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था। इसके बारे में इतिहासकारों के डिफरेंट अपने अपने मत हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पन सभ्यता किस प्रकार से खोजी गई थी। सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स मेसन का। 1826 में चार्ल्स मेसन साहब आते हैं और कुछ इनको सामग्री मिलती है लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि यह क्या था। फिर दूसरा नाम आता है कनिंघम का। 1850 के आसपास कनिंघम साहब आते हैं। ये भी कुछ सामग्री इन्हें भी मिलती है लेकिन एक असफल प्रयास ये भी करते हैं। फिर 1856 के आसपास रेलवे ट्रैक बिछना था कराची से लेकर लाहौर तक। तो जब ट्रैक बिछ रहा था तो उसके बिछाने में कई सामग्रियाँ प्राप्त हुई, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पर कोई सभ्यता विकसित थी। विकसित सभ्यता यहाँ पर किसी समय में रही होगी। 1872 में कनिंघम साहब वापस आते हैं पुनः और एक प्रयास करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सफल ये हो नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत क्लियर नहीं कर पाते हैं कि यहाँ एक विकसित नगरीय सभ्यता थी क्या था, लेकिन इन्होंने भी एक प्रयास किया। आखिर में 1921 में जॉन मार्शल, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्व विभाग से एक ऑफिसर थे, इनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी साहब ने 1921 में खुदाई प्रारंभ की हड़प्पा नामक एक जगह पे, और वहाँ पर ये सफलता भी प्राप्त करते हैं और ये क्लियर कर पाते हैं कि यहाँ पर एक सभ्यता रही होगी। और धीरे धीरे फिर कई जगहों पर ये खुदाई होती है और फिर वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि एक विकसित सभ्यता रही है पूर्व में यहाँ पर। और इसमें सबसे सफल जो नाम आता है वो जॉन मार्शल साहब की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा की गई खुदाई का। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हमें देखने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन कहने का मतलब कि जब साक्ष्यों की खुदाई हो रही थी, जब साक्ष्य प्राप्त हो रहे थे जगह जगह से, तो सबसे पहला कांस्य का जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है कि कहाँ पर सबसे पहले कांस्य का प्रयोग हुआ था, तो वो हड़प्पा सभ्यता या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से हमें प्राप्त होता है। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीकृत दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता। ध्यान देने वाली बात, केवल भारत की नहीं, यह दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। नगरीकृत सभ्यता का मतलब यह है कि यहाँ पर नगरों जैसी सुविधाएं प्राप्त थी। अगर हम नगर की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि नगर में अराउंड 75% लोग जो होंगे वो कृषि कार्य से संबंधित ना होकर औद्योगिक कार्य से संबंधित होंगे, तो वह नगर होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थलों में जो भी स्थान हमें प्राप्त हुए हैं वो सभी नगरीकृत हैं। वहाँ पर भी गांव थे, लेकिन गांव फिर कस्बे में और कस्बे फिर नगर में कन्वर्ट होते हैं। तो कई सारे स्थान ऐसे थे, उनमें जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें कई सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें जो भी सुविधाएं हैं वे आधुनिक नगरों की जैसी सुविधाएं हैं। इसी वजह से उसे हम प्रथम नगरीकृत दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता कहते हैं।
अब इसके नाम के बारे में बात करते हैं। इसके प्रमुख नाम किन नामों से इसे हम संबोधित करते हैं। सिंधु सभ्यता, जॉन मार्शल साहब ने यह नाम लिया था, सिंधु सभ्यता दिया था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले यह सिंधु नदी के तट पर मिली सभ्यता थी, हड़प्पा नामक जो जगह थी। तो ये सिंधु नदी घाटी के नदी की घाटी के क्षेत्र में मिली थी। तो सिंधु नदी के क्षेत्र में मिली थी, तो इसे सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया गया। तत्पश्चात हम यह देखते हैं कि यह कई जगहों से मिलती है। जैसे उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, जो सिंधु नदी के आने वाली जो नदियाँ थी, उनकी ट्रिब्यूटरीज मतलब जो नदियाँ थी, उनके तटों पर भी यह सभ्यता फैली हुई मिलती है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। फिर हम यह देखते हैं, न केवल सिंधु घाटी की जो नदियाँ थी उनके आसपास मिलती है, बल्कि यह कई नदियों के तटों पर इस सभ्यता का हमें फैलाव देखने को मिलता है। तब यह इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया जाए, क्योंकि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वह हड़प्पा नामक स्थान था। इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और सर्वमान्य मत भी यही है कि इस सभ्यता का सबसे जो नाम होना चाहिए वह हड़प्पा सभ्यता है। अगर हम इस सभ्यता की तिथि के बारे में बात करें, तो प्रथम प्रयास सबसे पहले जॉन मार्शल साहब ने किया था। 3250 से लेकर 2750 बीसी के आसपास, लगभग 500 साल इन्होंने इस सभ्यता का चरण माना था कि यह सभ्यता इतने समय काल में रही होगी। दूसरा प्रयास व्हीलर साहब ने किया था। इनके अनुसार जो तिथि थी वो 2500 से 1500 बीसी के आसपास रही होगी। आर एस शर्मा का जो मत है के बारे में, वो 2550 से लेके 1900 बीसी के आसपास इनके अकॉर्डिंग हड़प्पन सभ्यता का समय काल रहा होगा। लेकिन जो सब सर्वमान्य मत है, वो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो तिथि निकल कर आती है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी के आसपास मानी जाती है। क्योंकि यह साइंटिफिक प्रूवन है, तो इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन सभी इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, और उन्हें भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यह भी आ सकता है कि जॉन मार्शल साहब के अनुसार कितनी तिथि क्या समय काल रहा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या व्हीलर के अनुसार, आर एस शर्मा के अनुसार। तो सभी के मत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उद्भव और विकास के बारे में जो अलग अलग सिद्धांत अपने इतिहासकारों के अनुसार रहे हैं कि इस सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ और विकास किस प्रकार हुआ। तो इसमें प्रमुख दो सिद्धांत आते हैं, एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें, तो यह माना जाता है कि मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक जिसकी राजधानी बगदाद है, वहाँ पर जो दजला फरात नदी है उस पर जो विकसित सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया सभ्यता पूर्व में रही है। तो उस सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के विकास में। लेकिन जो देसी उत्पत्ति का सिद्धांत है वह यह मानता है कि सबसे पहले यह एक पूर्णतः देसी सभ्यता है। जो सबसे पहले आसपास जो वहाँ पर लोग रहे होंगे, सिंधु घाटी के आसपास या वहाँ नदियों के घाटियों के आसपास जो लोग रहे होंगे, वो एक गांव के रूप में रहे होंगे। फिर उन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया, फिर कस्बे में कन्वर्ट हुए, फिर जैसे होता है एक प्रोसेस होता है, कस्बा फिर नगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह एक देसी उत्पत्ति का सिद्धांत है। और देसी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में एक और चीज़ें प्रूव होती हैं, एक और तथ्य आता है कि अगर वह विदेशी उत्पत्ति मेसोपोटामिया के द्वारा प्रभावित सभ्यता थी, तो वहाँ के जो कल्चर था वह भी तो यहाँ पर आना चाहिए। तो यह चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है कि देसी उत्पत्ति के सिद्धांत को सपोर्ट करता है, कि देसी उत्पत्ति के सिद्धांत में जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ की अपनी इंडिविजुअल कल्चर्स को देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर व्यापार के लिए विदेशों से संपर्क होता है, फिर वहाँ से चीज़ें आती हैं, लेकिन देसी उत्पत्ति के सिद्धांत को अधिक महत्व दिया जाता है। हालांकि उद्भव और विकास में दो मत प्रमुख माने जाते हैं, एक विदेशी उत्पत्ति और देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में किस तथ्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वह है इराक क्षेत्र में, इराक में जो वर्तमान का बगदाद है, वहाँ पर दजला फरात नदी पर विकसित मेसोपोटामिया नामक जो सभ्यता थी उसका बड़ा योगदान माना जाता है। और देसी उत्पत्ति के सिद्धांत को तो आप समझ ही रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें अपडेट हुई, और फिर एक नगरीकृत दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम नगरीकृत सभ्यता होने का गौरव हड़प्पा सभ्यता को प्राप्त होता है। यह एक प्राउड सभ्यता है हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी एक प्राउड सभ्यता है कि जिससे यह क्लियर होता है कि एक ऐसे काल में जब विश्व में कई जगहों पर कई सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी, तो एक नगरीकृत सभ्यता जो कि एक नगर के नए नए आप कह सकते हैं पैमाने स्थापित कर रही थी, तो इस प्रकार की सभ्यता हमारे यहाँ भी विकसित हुई।
हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राक हड़प्पा, जिसे हम पूर्व चरण काल, दूसरा है विकसित चरण और तीसरा है पतन काल। तो जिस सभ्यता को हम लोग आज पढ़ते हैं, जिसे हम देखते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, वह एक विकसित चरण में आता है। इस सभ्यता से पूर्व का जो काल रहा होगा वह प्राक हड़प्पा या पूर्व चरण काल में रखा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 3500 से 2500 बीसी के आसपास माना जाता है। और विकसित चरण का जो काल है वह है 2500 से 1900 बीसी के आसपास इसे माना जाता है। और सबसे आखिर में आता है पतन काल, जिसे हम 1900 से लेके 1750 के आसपास मानते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।